नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल जीएस सेक्शन फॉर यूपी ट्रिपल एससी एंड एसएससी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने अकाउंट्स की वीडियो यूपीएफओ के लिए अपलोड कर दी है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको जा करके देखें और अपनी प्रतिक्रियाएं व्यक्त करें। फ्रेंड्स, मैं आज से इकोनॉमिक्स का जो वीडियो लेकर के आ रहा हूँ, इस वीडियो में हम इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे और इकोनॉमिक्स को समझेंगे और इकोनॉमिक्स समझ करके यहाँ जो भी क्वेश्चन यहाँ से हमारे एग्जाम के लिए, चाहे यूपी ट्रिपल एससी हो, चाहे एसएससी हो, चाहे ईपीएफओ, वहाँ पे जो आएंगे वो कुछ क्वेश्चन भी हम देखेंगे और यहाँ से हम समझने का प्रयास करेंगे कि इकोनॉमिक्स है क्या। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इससे पहले अगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए देखते हैं इकोनॉमिक्स होती क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स धन की माप करने का एक शास्त्र है, यानी कि जो धन की माप करता है, धन के विषय में बताता है कि धन को किस प्रकार खर्च करना है, किस तरह से बचाना है, किस तरह से अपने देश की अर्थव्यवस्था में धन को लगाना है। यही इकोनॉमिक्स का कार्य है। इकोनॉमिक्स क्या करता है? मांग और पूर्ति के नियमों के सिद्धांतों को भी बताता है, यानी कि इकोनॉमिक्स एक बृहद अध्ययन करता है, यानी कि समस्त देशों में चल है अर्थव्यवस्था का। तो आइए इकोनॉमिक्स क्या है इसके बारे में यहाँ जो डेफिनेशन लिखी है उसको पढ़ते हैं और आगे भी हम देखते हैं। तो आइए देखते हैं। तो इसके अंतर्गत किसी भी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, यानी कि किसी भी क्षेत्र या किसी क्षेत्र को कह लें या किसी देश की अर्थव्यवस्था का अध्ययन, यानी कि सिंपल सी बात है कि किसी क्षेत्र को ले लें या किसी देश को ले लें, उसकी अर्थव्यवस्था का अध्ययन। यानी कि हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में जिस प्रकार से मिश्रित अर्थव्यवस्था है, उसी प्रकार से अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। उसके बाद आइए देखते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है उसके कितने पार्ट होते हैं। इकोनॉमिक के दो पार्ट होते हैं, तो आइए देखते हैं। पहला होता है मैक्रो और दूसरा होता है माइक्रो। यानी मैक्रो क्या होता है? समष्टि क्या होता है? इसके अंतर्गत किसी देश के बड़े क्षेत्रों का अध्ययन बड़े स्तर पर किया जाता है, यानी कि इसके अंतर्गत जैसे हम किसी भी देश के बड़े क्षेत्र की बात करें तो कृषि हो गई, बेरोजगारी हो गई, रोजगार हो गए, ठीक है, और मुद्रास्फीति हो गई। इस पे हम क्या करते हैं? एक बड़े स्तर पर अध्ययन करते हैं। जनसंख्या हो गई, ये सब क्या है? ये सब इकोनॉमिक्स के पार्ट हैं, यानी कि इसमें हम क्या करते हैं? एक बड़े स्तर पर अध्ययन करते हैं। यानी कि किसी भी बड़े स्तर पर अध्ययन करने का काम कौन करता है? वो करता है मैक्रो, यानी कि जिसे समष्टि कहते हैं। ये क्या करता है? बड़े स्तर पर अध्ययन करने का काम। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो माइक्रो यानी माइक्रो से ही आपको पता चल रहा होगा कि यानी कि सूक्ष्म के अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत किसी एक व्यक्ति से संबंधित, यानी किसी एक व्यक्ति से संबंधित उसके आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, जैसे कि व्यक्ति की आय और एक कंपनी की आय। फ्रेंड्स, जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति, यानी कि हम इससे पहले हमने माइक्रो में जाना कि एक देश की अर्थव्यवस्था, यानी कि एक देश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत जितनी भी वो कार्य करेगा उसका हम अध्ययन करेंगे। लेकिन यहाँ हम उस देश में रहने वाले व्यक्तियों की आय से संबंधित खर्चे जो हैं उसका अध्ययन करते हैं, यानी कि उसके संबंधित खर्चे कैसे? जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, 100 रुपये कमाता है, उस 100 रुपये को किस प्रकार से खर्चा करेगा, कहाँ बचाएगा, कहाँ इन्वेस्ट करेगा, इन सब चीज़ों को हम किसमें देखते हैं? तो इन सब चीज़ों को हम माइक्रो यानी कि सूक्ष्म इकोनॉमिक के अंतर्गत हम देखते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, आगे देख लेते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो किसी राष्ट्र द्वारा अपने नागरिकों सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के उद्देश्य से उपलब्ध संसाधनों का समुचित नियोजन करते हुए अर्थ या धन को केंद्र में रखकर बनाई गई व्यवस्था ही क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था कहलाती है। यानी कि फ्रेंड्स, अगर हम इस डेफिनेशन को समझें तो जो राष्ट्र है, यानी कि हमारा जो देश है, वो क्या करता है कि एक अर्थ यानी कि समाज, नागरिकों और सामाजिक की आर्थिक स्थिति में सुधार के उद्देश्य से क्या करता है? धन को नियोजित तरीके से खर्च करता है। अगर वो नियोजित तरीके से खर्चा नहीं करेगा तो उसकी भी इनकम नहीं होगी और क्या होगा? वो देश विकसित नहीं हो पाएगा। तो हम इसको और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमारे देश की जो हमने अपने बजट में 100 रुपये लिया, अब इस 100 रुपये को हमें किन किन तरीकों से खर्च करना है, यही अर्थव्यवस्था काम करेगा। जैसे हमने इसमें से मान लिया कि 25 रुपये हमें रोजगार में खर्चा करना है, यानी रोजगार देना है 25 रुपये से। 25 रुपये से हमें हॉस्पिटल खोलने हैं, हॉस्पिटल की सेवाएं देनी है। 25 रुपये से हमें जो उद्योग हैं उनमें वृद्धि करनी है और 25 रुपये से हमें जितने स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं, उनके लिए खर्च करना है।
तो यही अर्थव्यवस्था, यानी कि वो जो धन केंद्र में रख करके खर्चा किया जाता है और इस एक प्लानिंग के तहत खर्चा किया जाता है, वही क्या कहलाता है, वही अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो आइए फ्रेंड्स आगे देखते हैं अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार सबसे पहले देखेंगे कि सबसे पहली अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, दूसरी समाजवादी और तीसरी मिश्रित। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समझते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था या कैपिटलिज्म अर्थव्यवस्था किसे इकोनॉमी किसे कहते हैं, इसको समझने के लिए सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ क्या लिखा है। वह इसे पूंजीवादी, इसे उदारवादी भी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। यानी कि क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि उदारवादी अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को ये उदारवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता है, इस व्यवस्था के अंतर्गत निजी स्वामित्व का अभाव पाया जाता है और इसमें किसी भी प्रकार से सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी निजी कोई भी अपनी कंपनी खोल सकता है, यानी कि इसमें गवर्नमेंट हस्तक्षेप नहीं करती है। इसमें पूंजीपतियों का स्वामित्व पाया जाता है, यानी पूंजीपति वो जो अपने कैपिटल लगा सके और अपने व्यवसाय को कर सके। जैसे कि अगर टाटा है, बिरला है, रिलायंस है, ये क्या है, ये पूंजीपति हैं जो अपने देश में रह करके यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, कैपिटलिज्म के द्वारा अपना व्यापार कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें दूसरी चीज़, तो इसमें अगर ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो इसकी बात करें जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, ये यहाँ पर इन देशों में पाए जाते हैं, इन देशों में पाए जाते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे पूंजीपतियों का अभाव ज़्यादा पाया जाता है, तो इसलिए क्या होता है कि वहाँ पर कम से कम, यानी कि कम से कम दाम में अच्छे से अच्छी वस्तु को उपलब्ध कराने की कोशिश की जाती है। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं होता। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि हमें एक घटिया किस्म की जो प्रोडक्ट होता है उनका उत्पादन किया जाता है। तो इसके जनक की बात करें तो इसकी जनक किसे माना जाता है, इसके जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। उसके बाद आइए देख लेते हैं आगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था ये कौन सी अर्थव्यवस्था होती है, इसको समझते हैं। तो इसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर राज्य या केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। यानी कि इसमें जाहिर सी बात है हस्तक्षेप, यानी कि यहाँ पे हस्तक्षेप की बात आ गई। तो यहाँ राज्य और केंद्र क्या करते हैं, दोनों के दोनों अपना हस्तक्षेप करते हैं। उनके द्वारा डिसाइड किया जाता है कि कितना उन्हें उत्पादन करना है और कितना नहीं करना है, जितना डिमांड होगा उसी के हिसाब से उत्पादन करना होता है। तो आइए देखते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तुलना में यहाँ वस्तुएं घटिया होती हैं और इसके जनक कौन है, इसके जनक लेनिन हैं और इसको सबसे पहले सोवियत रूस के द्वारा 1921 में लागू किया गया था। यानी समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत समाज को भी साथ में लेकर के चला जाता है, यानी पूंजीपतियों के साथ साथ समाज को भी साथ में लेकर चला जाता है। उनको देखते हुए प्रोडक्ट को उत्पादन किया जाता है, यानी कि उनको ऐसा प्रोडक्ट दिया जाता है जिससे वो अपनी परचेसिंग क्षमता, यानी कि क्रय की क्षमता के आधार पर वो उस माल को खरीद सके, यानी परचेसिंग पावर के आधार पर वो अपने माल को खरीद सके। तो इसलिए समाजवादी में ऐसी व्यवस्था अपनाई जाती है। उसके बाद फ्रेंड्स आगे देखते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है, इसे मिक्स्ड इकोनॉमी भी बोला जाता है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था वह व्यवस्था होती है जिसके अंतर्गत समाजवादी व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण पाया जाता है। यानी इसके अंदर क्या होता है, इसके अंतर्गत समाजवादी और पूंजीवादी, यानी कि एक तरफ हम कहें तो इसमें क्या होता है कि एक तरफ जहां पूंजीपतियों को छूट भी दी जाती है निजी व्यापार करने के लिए, तो दूसरी तरफ क्या किया जाता है, केंद्र का हस्तक्षेप भी होता है। जैसे कि बात करें जैसे रिलायंस है, तो इनको क्या है, ये पूंजीपति है तो ये आराम से अपना व्यवसाय कर सकते हैं। लेकिन अगर बैंकों की बात करें तो बैंक भी अपना व्यवसाय करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट के अधीन रह करके अपने व्यापारों को करते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ पाई जाती है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में पाई जाती है। तो ये याद रखिएगा, इसके जनक कौन है, इसके जनक कीन्स हैं और इसको सर्वप्रथम फ्रांस में 1945 में लागू किया गया था। कब लागू किया गया था, इसको सर्वप्रथम फ्रांस में 1945 में लागू किया गया था। उदाहरण के लिए भी जैसा मैंने बताया आपको, भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण समझा जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो दो और इकोनॉमिक्स हैं, जैसे कि ओपन यानी कि खुली अर्थव्यवस्था और दूसरी क्या है, क्लोज अर्थव्यवस्था। तो खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है, इसको समझते हैं सबसे पहले। तो इस अर्थव्यवस्था का तात्पर्य ऐसा देश या समाज जहां पर व्यापार करने के लिए पूर्णतः छूट दी गई हो,
जैसे फ्रेंड्स अगर मैं बात करूं खुली अर्थव्यवस्था यूएसए को ले लूं, तो वो लोग क्या करते हैं कि उनके यहाँ से जितने भी व्यापारी होते हैं वो आयात और निर्यात का प्रोडक्शन एक देश से दूसरे देश तक आसानी से कर सकते हैं। तो यही होती है खुली अर्थव्यवस्था, यानी कि पूर्णतः उन्हें छूट दे देना कि आप किसी भी देश से व्यापार कर सकते हैं, कहीं भी जाकर के व्यापार कर सकते हैं, किसी भी राज्य में जाकर व्यापार कर सकते हैं। यही होती है खुली अर्थव्यवस्था, यानी आयात और निर्यात को बढ़ावा देने का कार्य किया जाता है इस खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। उदाहरण के लिए यूएसए, ब्रिटेन, चीन, ये सब क्या है, ये अपने यहाँ खुली अर्थव्यवस्था को अपनाते हैं। दूसरी तरफ देखा जाए क्लोज इकोनॉमिक्स क्या होती है, यानी कि क्लोज इकोनॉमी, तो इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत व्यापार को अपने देश के सीमा के अंतर्गत ही व्यापार करने की अनुमति दी जाती है। यानी कि इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत व्यापार को अपने देश के सीमा के अंतर्गत ही व्यापार करने की अनुमति दी जाती है। जैसे कि मैं बात कर लूँ तो उत्तर कोरिया की, तो उत्तर कोरिया में ऐसा है कि वहाँ पे जो व्यापार होता है वहाँ पर वो अपने देश से सीमा तक ही व्यापार करते हैं, यानी कि अपने देश के ही अंदर प्रोडक्शन करते हैं और अपने देश में ही बेचते हैं। लेकिन यह अर्थव्यवस्था ज़्यादातर सक्सेस नहीं है, क्योंकि इस अर्थव्यवस्था में घाटा ही होता है, क्योंकि जब तक हमारे पास बाहर से कोई सोर्सेज नहीं होगा इनकम आने की और हम अपने घर से ही इनकम कमाने की कोशिश करेंगे तो एक दिन ये अर्थव्यवस्था चौपट हो जाती है। तो इस अर्थव्यवस्था का उदाहरण हम देखें उत्तर कोरिया है, और इसमें क्या होता है, इसमें निर्यात जो होता है वो शून्य होता है, यानी कि निर्यात इसमें शून्य होता है, जबकि आयात बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इस अर्थव्यवस्था में होता है। तो यहाँ से कई बार प्रश्न देखने को मिले हैं। तो अब तक आपने इस जितनी भी चीज़ें मैंने बताई अर्थव्यवस्था के प्रकार को और इकोनॉमिक्स को, आपने यहाँ बहुत भली बात समझा होगा। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं एग्जाम से पॉइंट रिलेटेड। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न यही बनता है कि अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र का पिता, सबसे पहले याद रखिएगा कि एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। इन्होंने कौन सी बुक लिखी, याद रखने वाली बात है। इन्होंने बुक लिखी है द वेल्थ ऑफ नेशन नाम की एक बुक लिखी हुई है, और उसमें इन्होंने क्या परिभाषा दी है ये याद रखिए। तो इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा है, यानी कि इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान के रूप में कहा है। दूसरी तरफ अल्फ्रेड मार्शल की पुस्तक देखें तो इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में इन्होंने क्या परिभाषा दी है, यानी कि धन विज्ञान के साथ साथ कल्याण का विज्ञान है। यानी कि मार्शल ने कल्याणकारी योजना, इकोनॉमिक्स को कल्याणकारी योजना भी बताया है। तो यहाँ से ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि जो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है ये किसकी बुक है, तो आपको याद रखना है मार्शल की बुक है। आइए आगे देख लेते हैं। केन्स को क्या कहा जाता है, केन्स को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक भी माना जाता है। यानी केन्स को हम क्या माना जाता है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक भी कहा जाता है। केन्स ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो ये देखते हैं। तो केन्स ने पुस्तक जो लिखी है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इसको लिखा है इन्होंने अपनी पुस्तक। ये पुस्तक याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से जो बुक्स मैं बता रहा हूँ बहुत ज़्यादातर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इन्होंने इसमें क्या परिभाषा दी है, इन्होंने परिभाषा जो दी है लिखा है अर्थशास्त्र ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण एवं उपभोग की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। ये केन्स ने बताया है। उसके बाद आगे आइए देखते हैं। नेचर ऑफ सिग्निफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक साइंस के लेखक कौन है, रॉबिन्स हैं। इन्होंने क्या बताया है अपनी परिभाषा में, इन्होंने अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान के रूप में माना है। यानी कि इन्होंने वास्तविक ज्ञान के रूप में माना है। ये चीज़ याद रखिएगा कि वास्तविक विज्ञान, अर्थशास्त्र को वास्तविक विज्ञान मानने वाले कौन है, तो वास्तविक ज्ञान मानने वाले रॉबिन्स हैं। उसके बाद अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र एक पुस्तक है, आप सभी लोग जानते होंगे। मौर्यकालीन जो सभ्यता थी, मौर्यकालीन जो समय था, उस समय अर्थशास्त्र नाम की एक पुस्तक की रचना की गई थी। और उस पुस्तक को लेखक कौन थे, उनके चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य, ये तीनों ही एक ही व्यक्ति थे जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा। यानी कि एक व्यक्ति के तीन नाम थे और इन्होंने अर्थशास्त्र को लिखा। ये पुस्तक क्या है, राजनीति से विषय में, राजनीतिक के विषय में, कि किस प्रकार से राजा को अपने यहाँ मतलब राज्य करना चाहिए और किस प्रकार से वहाँ जनता की देखभाल करनी चाहिए और किस तरह से युद्ध की नीतियों को अपनाना चाहिए, इस पुस्तक में इसका वर्णन है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैं इकोनॉमिक्स लेकर के आया हूँ, इस इकोनॉमिक्स के पार्ट 1 को आप
पूरी वीडियो लास्ट तक देखिएगा और समझिएगा, और कमेंट में जाकर के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में देखेंगे हम इकोनॉमिक्स के आगे के और जो चैप्टर हैं और उसको पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। इसको देखिएगा ध्यान से। उसके बाद थैंक्स फॉर वॉचिंग।